अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए। तारीख 15 दिसंबर 1950, जगह मुंबई। समंदर का किनारा, एक चिता जल रही थी और उस चिता के सामने हजारों का हुजूम और उस हुजूम में शामिल देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस वक्त के कद्दावर नेता सी राजगोपालाचारी। दोनों की आंखें नम थीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस जलती हुई चिता को देखकर कहा, सरदार पटेल का शरीर अग्नि में विलीन हो रहा है और यह आग चाहे जैसी भी हो, वो सरदार की लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकती। टुडे वी ग्रीव फॉर आवरसेल्व्स, नॉट फॉर हिम। आज हम अपने लिए शोक मना रहे हैं, उनके लिए नहीं। उस दिन को 64 साल हो चुके हैं, मगर आज भी सरदार पटेल की भूमिका चर्चा में रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री को लेकर उनकी भूमिका पर बहस जोरों से चलती रही है। यह सवाल किया जाता रहा है कि क्या आजाद भारत में उनके योगदान को सही स्थान मिला है। 31 अक्टूबर 1885 को उनका जन्म हुआ था। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। भारत के सरदार, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजाद भारत में शायद पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस तरह से याद किया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जो तमाम उम्र कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु के 64 साल बाद दूसरी विचारधारा की पार्टी उन्हें अपनाने में लगी हुई है। 31 अक्टूबर 1885 के दिन सरदार पटेल का जन्म हुआ था। अब हर साल उनके जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाएगा। इसकी वजह है देश को जोड़ने में उनकी भूमिका। अगर सरदार पटेल ने अपनी भूमिका अदा न की होती तो आज भारत के नक्शे का शक्ल कुछ और हो सकता था। चार जून 1947 तब के लेजिस्लेटिव असेंबली और आज के संसद भवन में माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम होने वाली थी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वाइसरॉय माउंटबेटन 3 जून की रात देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मॉक ड्रिल करते रहे थे। दुनिया भर से 300 पत्रकार माउंटबेटन से भारत के भविष्य के बारे में सवाल करने के लिए इकट्ठा हुए थे। I sincerely mean it when I say that power will be transferred completely by 1947, where I've been June 1948. The date of transfer of power by Britain in India will be around August 1947. I have already bought my steamer ticket for August 15th. So, this will be the date of transfer. यह बात चौंकाने वाली इसलिए थी कि पहले अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़कर जाने वाले थे और अब माउंटबेटन ने यह घोषणा कर दी थी कि महज 72 दिनों में बंटवारा भी होगा और आजादी भी मिल जाएगी। आजादी का देर या सवेर आना तो तय था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने की घोषणा के साथ ही एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ, जिसका जवाब ढूंढे बगैर आजादी बेमानी थी। सवाल यह था कि आखिरकार कितने मुल्क आजाद हो रहे थे, 2 या फिर 565।
15 अगस्त 1947 को कितने मुल्क आजाद हुए थे? 2 या 560? इस सवाल का जिक्र आपको इतिहास के पन्नों में शायद ही कभी मिलेगा, मगर उस वक्त यानी आजादी से कुछ महीनों पहले महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू के जहन में 2 अहम सवाल थे। पहला कि सांप्रदायिक हिंसा को कैसे रोका जाए, और दूसरा भारत की शक्ल बिगड़ने से कैसे रोका जाए। और इस फिक्र की जड़ में थी द लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी। एक तरफ तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। फिर ये 565 अलग अलग देश की बात कहां से आई? दरअसल जिस ब्रिटिश इंडिया की बात हम कर रहे हैं उसमें छोटे, मंझोले और बड़े सब मिलाकर करीब 565 रजवाड़े थे। इन रियासतों पर अंग्रेजों का परोक्ष शासन था। इन राजाओं की अपनी फौज, अपनी पुलिस, अपना कानून और कुछ की अपनी करेंसी तक होती थी। इन रजवाड़ों ने ब्रिटेन की राजगद्दी की गुलामी कबूल कर ली थी, जिसे पैरामाउंटेसी कहते थे। अब जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पैरामाउंटेसी भी खत्म हो जाएगी और सभी रजवाड़े अपना भविष्य खुद तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राजस्थान में सिरोही रियासत हुआ करती थी। सिरोही रियासत के मौजूदा उत्तराधिकारी रघुवीर सिंह जी को 1947 की घटनाक्रम याद है। एक बात की मैं तारीफ करता हूँ, हालांकि वो विदेशी थे, कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, इन दैट दे वर 100% फेयर। उन्होंने क्या पास किया? आवर ट्रीटी राइट्स विद द इंडियन स्टेट्स आर हियर बाय टर्मिनेटेड एंड दे रिवर्ट टू स्टेटस क्वो एंटी। जो इनकी परिस्थिति हमारे साथ संधि करने से पूर्व थी वहाँ वो वापस पहुँचते हैं। मीन्स दे बिकम सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उन्होंने हमारे साथ उसके अंदर कहीं दगाखोरी नहीं की, मैं तो नहीं मानता। एक शख्स था जो भारत की मदद कर सकता था, लॉर्ड लुई माउंटबैटन, भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल। और लॉर्ड माउंटबैटन को अपने पक्ष में लाने के लिए सरदार पटेल ने अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन को काम में लगा रखा था, और वो खुद भी लॉर्ड माउंटबैटन से मिले। जल्द ही वायसराय माउंटबैटन ने अपनी सहमति दे दी। उधर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अंतरिम कैबिनेट से वायसराय माउंटबैटन को भारत सरकार और रियासतों के बीच मध्यस्थ बनने की रजामंदी ले ली। बिकॉज ही वॉज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, इसलिए इंडियन स्टेट्स के रूलर्स को उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनसे घनिष्ठ दोस्ती रखना वो स्वाभाविक था। एंड देयरफॉर दे वुड रिलाई मोर इन हिम देन इन अनदर गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। मध्य भारत में भोपाल और इंदौर जैसी रियासतों के रुख से परेशानी बढ़ रही थी। छोटी छोटी रियासतें फेडरेशन बनाकर अलग अलग मुल्क बनाने का इरादा जाहिर करने लगी थी। ये देखिए सुदूर दक्षिण का यह हिस्सा। तब ये त्रावणकोर था। 11 जून 1947 को त्रावणकोर ने खुद को आजाद संप्रभुता संपन्न देश बनाने का ऐलान कर दिया। आज की ताजा खबर, प्रवीण कौन आजाद हो गया। आज की ताजा खबर, प्रवीण कौन आजाद हो गया। समृद्ध त्रावणकोर रियासत के बगावती ऐलान के ठीक एक दिन बाद 12 जून 1947 को हैदराबाद ने विरोध का बिगुल बजा दिया। 12 जून 1947 को हैदराबाद ने अपनी रियासत को 15 अगस्त के बाद आजाद मुल्क बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद के अलग होने का मतलब था पूरे दक्षिण भारत का संबंध उत्तर भारत से टूट जाता। संयुक्त स्वतंत्र भारत का सपना बिखर रहा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए रियासती मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया। सरदार उसके मंत्री बने और वीपी मेनन सेक्रेटरी। मंत्री बनने के बाद 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए इन राजाओं से संपर्क साधा। ये बस एक संयोग है कि कुछ लोग रियासतों में रह रहे हैं और कुछ ब्रिटिश इंडिया में।
लेकिन हमारा खून एक है और हमारे हित भी एक ही है। हमें टुकड़ों में कोई नहीं बांट सकता। हमारे बीच कोई सरहद बाधा नहीं बन सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम दोस्तों की तरह साथ बैठकर कानून बनाएं, ना कि बेगानों की तरह समझौते करें। मैं रियासत के राजाओं और वहां की प्रजा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा में आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। पटेल ने अपने भाषण में बड़ी नरमी से राजाओं महाराजाओं को संबोधित किया, मगर जिस बदलाव की उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ दिखा नहीं। उल्टा जिन राजाओं महाराजाओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने का मन बना लिया था, वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने से आनाकानी करने लगे। 15 अगस्त को सिर्फ 46 दिन रह गए थे और कोई भी राजा महाराजा भारत से जुड़ने को राजी नहीं था। ऐसे में सरदार पटेल ने लॉर्ड माउंटबैटन के जरिए दबाव की राजनीति शुरू कर दी। माउंटबैटन पर नेहरू, पटेल और मेनन ने बहुत बड़ा दांव खेला था। इनका दांव सही बैठेगा या नहीं, इसकी परीक्षा 25 जुलाई 1947 को होनी थी। उस दिन एडमिरल लॉर्ड माउंटबैटन ने अपने सारे तमगे लगाए, ब्रिटेन के राज परिवार से अपने रिश्ते के तमाम प्रतीकों का इस्तेमाल किया और वॉइसरॉय हाउस से निकले उस वक्त के लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओर, जिसे अब संसद भवन कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस में 100 से ज्यादा राजा महाराजा, नवाब माउंटबैटन का इंतजार कर रहे थे। माउंटबैटन उस दिन देसी राजाओं को संबोधित करने वाले थे। This is perhaps the last meeting which I am going to have with the Chamber of Princes. The date of transfer of power has been fixed for 15th of August. You must act fast. Let us face the facts. You cannot run away from the Dominion government, which is your neighbor, any more than you can run away from your subjects, for whose welfare you are responsible for. जोधपुर के तत्कालीन राजा हनवंत सिंह की आधिकारिक जीवनी लिखने वाले जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह राठौर 25 जुलाई 1947 के दिन को भारत के एकीकरण में सबसे अहम मानते हैं। माउंटबैटन ने एक्सटेम्पोर स्पीच दिया और कहते हैं कि वो स्पीच माउंटबैटन के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्पीच था, जिसमें माउंटबैटन ने ये नहीं कहा कि आप हिंदुस्तान में रहो या पाकिस्तान में रहो। उसने तो एडवांटेजेस बताए, लाभ क्या होगा। ज़्यादातर देशी रियासतें जो टेरिटरी हिंदुस्तान में रहेगी उसी में है, और जोग्राफिकल भूगोलिक स्थिति को देखते हुए और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आप अपना विलीनीकरण करें। तो संकेत क्लियर था कि आप डोमिनियन ऑफ इंडिया में जो है अपना विलीनीकरण करें। देश की सबसे समृद्ध रियासत हैदराबाद ने अपनी आजादी का ऐलान 12 जून को कर दिया था। हैदराबाद के निजाम के तेवर अभी भी नहीं बदले थे। भोपाल के नवाब का बगावती रुख उन्हें पाकिस्तान की तरफ खींच रहा था, और पश्चिम में जूनागढ़ और जोधपुर ने नींद हराम कर रखी थी। जोधपुर तो वो रियासत थी जिसकी सीमा प्रस्तावित पाकिस्तान से लगती थी। 2 अगस्त आते आते जोधपुर के तेवर बदल गए थे। एक अगस्त को भी वो सहमत थे। अब ये परिवर्तन क्यों आया? 2 अगस्त से आया परिवर्तन आया। एक तो थी स्पेशल कंसेशंस। नवाब और भोपाल और बड़ौदा विलीनीकरण के लिए कुछ स्पेशल कंसेशंस चाहते थे, जो स्टेट्स डिपार्टमेंट ने स्वीकार नहीं किया। अब महाराजा जोधपुर भी स्पेशल कंसेशंस चाहते थे, और अब उनको मालूम हो गया कि ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 2 को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की जनता में उस वक्त एक जबरदस्त दुविधा थी। उन्हें इस बात की आशंका थी कि उनके राजा महाराजाओं की सनक की वजह से इतिहास गलत दिशा की ओर न मुड़ जाए। उस वक्त
इन तमाम रियासतों को भारत में शामिल करने में जुटे वीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में इसका जिक्र किया है। जोधपुर महाराज हनुमंत सिंह को रास्ते पर लाना मुश्किल बना हुआ था। जिन्ना और मुस्लिम लीग के दूसरे लीडरों से उनकी बैठक हुई। इस तरह की आखिरी मुलाकात में महाराज हनुमंत सिंह जैसलमेर के युवराज महाराज कुमार गिरधर सिंह को साथ ले गए, क्योंकि बीकानेर के महाराज उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए और अकेले जाने में उन्हें डर लग रहा था। वीपी मेनन जिस आखिरी मुलाकात का जिक्र कर रहे थे वो हुई थी 6 अगस्त को, यानी कि आजादी से महज 9 दिन पहले। जिन्ना साहब, जो रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल रही हैं, उन्हें आपसे क्या मिलेगा? Your Highness, I've made my position very clear. मैं उन्हें हिंदुस्तान से कई ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार हूं। एंड योर हाइनेस, आपके लिए मैं ये सादे कागज पर साइन कर रहा हूं। पाकिस्तान से शामिल होने के लिए जो शर्त आप इसमें डालना चाहते हैं, डाल लें। सरदार पटेल को जोधपुर के दीवान के जरिए हनुमंत सिंह के इरादों का पता चल गया था। सरदार के कहने पर ही माउंट बैटन ने महाराजा हनुमंत सिंह को दिल्ली बुलाया था। अब जोधपुर को बचाने का पूरा दारोमदार सरदार पटेल पर था। योर हाइनेस, मैंने सुना कि आप लॉर्ड माउंटबेटन से मिले। जी सरदार साहब। क्या बात है? कुछ खास बात नहीं। मैंने ये भी सुना कि आपकी मुलाकात जिन्ना से हुई और आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक सुना। वेल, आई हैव नो कमेंट्स टू मेक योर हाइनेस। आप अलग रहकर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके फैसले से अगर जोधपुर वासियों ने बगावत कर दी तो भारत सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। देखो हनुमंत, तुम्हारे पिता उमेश सिंह जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो तुम्हें मेरी देखरेख में छोड़ के गए। चीनी लोगे? चीनी। अगर तुम सही रास्ते पे नहीं आए तो समझो तुम्हें अनुशासन में लाने के लिए मुझे पिता के रोल में उतरना पड़ेगा। नहीं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं खुद लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाऊंगा और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दूंगा। 11 अगस्त को राजा हनुमंत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए, यानी कि जोधपुर भी भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। लेकिन भारत की ये जो मौजूदा तस्वीर आप देखते हैं ना, आजादी से महज 4 दिन पहले पूरी तरह बिखरी हुई थी। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल भारतीय संघ में शामिल होने को राजी नहीं थे। यहां तक कि गुजरात के जूनागढ़ ने तो पाकिस्तान में विलय होने की घोषणा तक कर दी थी। The government of Junagadh, after anxious consideration and the careful balancing of all factors, the government of state has decided to accede to Pakistan and hereby announces its decision to that effect. भारत सरकार को इस तरह अखबारों से पता चला कि गुजरात का जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है और अब जूनागढ़ की 3,337 स्क्वायर मील जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा होगा।
इसी के साथ जूनागढ़ रियासत की 6,70,000 की आबादी पाकिस्तान के हाथों का मोहरा बन गई थी और इन सब के पीछे थे जूनागढ़ के नवाब, जिनका नाम था नवाब मोहम्मद महाबत खान जी। पावर्स जो थे, जो वेस्ट करते थे हिज हाइनेस नवाब महाबत खान जी, देन रूलर ऑफ जूनागढ़ स्टेट, उनने वो पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए पाकिस्तान के साथ 15 सितंबर को एक इलाक के ऊपर दस्तखत किए। जूनागढ़ जैसी इन रियासतों के इन फैसलों से देश काफी मुसीबत में पड़ गया और इनके समाधान किए बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन था। सरदार पटेल का रुख एकदम साफ था। आज हमें फैसला करना है कि हमारे शरीर में पड़े जूनागढ़ के घाव को रिसने दें, सड़ने दें, मवाद पड़ने दें या उसका इलाज कराएं। जूनागढ़ के साथ क्या किया जाए, इस मुद्दे पर कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन को इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए अपने पास बुला लिया। मिस्टर माउंटबेटन, सरदार की बातें सही है। क्या यह सही नहीं है कि पाकिस्तान जूनागढ़ के वेरावल में बंदरगाह को डेवलप करने और 25,000 सैनिकों का ठिकाना तैयार करने के लिए नवाब को 8 करोड़ रुपए दिए? मिस्टर माउंटबेटन, जिन्ना के इस ब्लैकमेलिंग का कहीं तो अंत होगा। Mr. Nehru, as my readings on the situation goes, it is essentially a trap and teasing on the part of Jinnah. Lord Mountbatten, more than anything else, this is blackmailing. आप जब तक जूनागढ़ में फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, अपनी फौजें नहीं भेजेंगे, तब तक पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग से आप नहीं बच सकते। और मेरा तो यह भी मानना है कि हमें जूनागढ़ के लिए कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना हमारी नरमी, उसकी कीमत हमें कश्मीर में, हमें हैदराबाद में चुकानी होगी। Military action, what you are suggesting, Mr. Patel, is like falling into the trap of Jinnah. Clearly, on face value, the state of Joonagarh is worthless to him. It is an impossible military liability. देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद गुजरात के थे। सरदार पटेल का जन्म गुजरात के नंदियाद में हुआ था। गांव का नाम था करमसद। 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म दिवस माना जाता है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इस दिन को अंदाजे से बतौर जन्मदिन लिखा था, क्योंकि घर में किसी भी सदस्य को उनका जन्मदिन याद नहीं था। बहरहाल 22 साल की उम्र में वल्लभ भाई पटेल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय उन्होंने पहली बार स्कूल में रहते हुए ही दे दिया था, जब उन्होंने अपने एक शिक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। शिक्षक पर पेंसिल की खरीद में मुनाफाखोरी का आरोप था। पढ़ाई पूरी करके सरदार वकील बने। 1947 में छपे टाइम्स मैगजीन के रिपोर्ट के मुताबिक सरदार पटेल हर तरह का केस लड़ा करते थे। उनके जिरह करने के तरीके से जज तक घबराने लगे थे। उनका तेवर ऐसा होता था कि एक मैजिस्ट्रेट ने उनसे बचने के लिए तबादला करा लिया। सरदार 36 साल की उम्र में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए। उन्होंने 36 महीने की पढ़ाई 30 महीने में की और वापस आकर अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। बाद में वो सक्रिय राजनीति में शामिल हुए और पहली बार खेड़ा सत्याग्रह से चर्चा में आए। 1927 में पटेल अहमदाबाद के मेयर बने और तभी शहर में भीषण बाढ़ में उन्होंने जिस तरह का नेतृत्व दिया, उसने वल्लभ भाई पटेल को एक कुशल प्रशासक के तौर पर स्थापित कर दिया। बारदोली में टैक्स बढ़ाने के खिलाफ सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार बना दिया। 1947 में छपी टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक
मुंबई के वकील के एफ नरीमन ने पटेल को सरदार की पदवी दी थी, लेकिन आजाद भारत में उन्हें खुद दोबारा साबित करना था। उन्हीं पर देश भर की रियासतों को भारत से जोड़ने का दारोमदार था, क्योंकि वो रियासत मामलों के मंत्री भी थे। सरदार पटेल ने जूनागढ़ पर माउंटबेटन का सुझाव मान लिया। इससे जूनागढ़ पर सैनिक हमला टल गया, लेकिन जूनागढ़ की नाकेबंदी के लिए माउंटबेटन को राजी कर लिया। 27 सितंबर को माउंटबेटन के साथ एक और मीटिंग हुई और इस मीटिंग में माउंटबेटन ने मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाने का सुझाव दिया। There is a real danger of precipitate action on behalf of India. This may cause a war between India and Pakistan. आप क्या सोचते हैं? दूसरी मुल्कों के सामने साख बघारने के लिए हमें यूएनओ जाना चाहिए? यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। जूनागढ़ के सहारे पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ी है और उसका सख्ती से हमें जवाब देना होगा। हमें अपने हक के लिए किसी के आगे अर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। सरदार पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन की एक नहीं सुनी। हिंदुस्तानी फौज ने जूनागढ़ की अपनी नाकेबंदी कायम रखी, तो एक तरफ हिंदुस्तान की फौज और दूसरी तरफ नवाब के फैसलों का विरोध करती उनकी अपनी जनता। नवाब डर गए। ऐसे में उन्होंने जूनागढ़ से भाग जाना ही सही समझा और रियासत को चलाने के लिए रह गए उनके अपने दीवान शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन न जिन्ना का जवाब आया और न ही मदद। जूनागढ़ को प्यादा बनाया गया था। प्यादे को अपनी सहूलत के मुताबिक रास्ते से हटा दिया गया। 7 नवंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो ने भारत से जुड़ने की पेशकश कर दी। बाद में जब सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे तो उन्होंने अपनी नीति बिल्कुल साफ कर दी। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। तो यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा। और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया, तो जूनागढ़ की बात क्या करते। दरअसल जूनागढ़ और जोधपुर की घटनाओं से ठीक पहले अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम के कवर पर थे सरदार पटेल। जनवरी 1947 के इस अंक में लिखा गया था कि महात्मा गांधी के अलावा अगर देश की एकता किसी शख्स पर निर्भर है तो वो हैं सरदार पटेल। बिल्कुल सही कहा था, ये तो नेहरू ने भी कहा था। भारत की एकता को नेहरू से ज्यादा सरदार पटेल ने मुकम्मल किया था, ये नेहरू ने भी कहा है, तो लोग इग्नोर करते हैं। एक प्रोजेक्ट था कि सरदार को कम्युनल साबित कर दो। वैसे सरदार पटेल के संयम और समझ की असल परीक्षा हुई हैदराबाद में। उस वक्त हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली बहादुर, जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम भारत के साथ किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगे, और उनके साथ थे कासिम रजवी। पटेल साहब, आप सरदार दिल्ली के हैं। हैदराबाद में हजारों सालों से आसफ जई झंडा बुलंद है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे उतार नहीं सकती। सुन लीजिए, सरदार पटेल को चुनौती देने वाला यह कासिम रजवी, इसके ऊपर हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली बहादुर का हाथ था। हैदराबाद ग्रेट ब्रिटेन जितनी बड़ी एक रियासत थी। इसमें आज के भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिले शामिल थे। इस रियासत पर हुकूमत करने वाले निजाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से थे और निजाम हैदराबाद को आजाद मुल्क बनाना चाहते थे और उसका ऐलान 12 जून 1947 को ही कर दिया था। हिंदुस्तान के दक्कन पर काबिज इस रियासत को भारत में मिलाए बगैर
संयुक्त भारत महज एक कल्पना होती, एक सपना होता। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद उन रियासतों में से एक था जिसका भारत में शामिल होना तो दूर, वो इस बारे में बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं था। 1947 के नवंबर महीने में निजाम का खासम खास कासिम रिजवी दिल्ली आया, लेकिन किसी बातचीत के ख्याल से नहीं, बल्कि धमकी देने। Qasim Rizvi definitely wanted independent Hyderabad. Qasim Rizvi, as per a report in Nizam's period before, I think in 1946, he was committing a number of atrocities. And government of Hyderabad instituted a committee. Committee inquired. Committee came to know Qasim Rizvi is a criminal. सरदार पटेल से कासिम रिजवी की यह पहली और आखिरी मुलाकात थी। कासिम रिजवी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नेता था। इसने रजाकार नाम से संगठित हथियारबंद गिरोह तैयार कर रखी थी, जो रियासत में खुलेआम सांप्रदायिक लूटपाट, हत्या और बलात्कार को अंजाम दे रहा था। निजाम और उसकी सरकार नवंबर 1947 आते आते पूरी तरह से इनकी गिरफ्त में थी। Qasim Rizvi completely cared. Hindus will not have any political power. Hindus have to be under Muslim rule. Muslims, only Muslims, a political community, they continue to be there. And that is how he has taken communal stand. There is a communitarian stand earlier was there. And Qasim Rizvi has communal stand he has taken in trying a very big force known as Razakars. उधर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट और पार्टी के कई सदस्य हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे दक्षिण भारत में भी दंगे फैल सकते हैं और बातचीत से ही रास्ता निकाला जाना चाहिए। इस वक्त तक तीनों सेनाओं के प्रमुख ब्रिटेन के ही थे और डिफेंस कमेटी के चेयरमैन खुद माउंटबेटन थे। सेना प्रमुख और अधिकारियों के विरोध के बाद सरदार पटेल ने साफ कहा, आर्मी की कार्रवाई से अंततः कानून और व्यवस्था की बहाली नहीं होती है। पंजाब को देखिए, पिछले साल अगस्त में वहां मौजूद 55,000 सैनिकों के बावजूद नरसंहार हुए। दरअसल सरकार के इकबाल और सैन्य कार्रवाई की क्षमता से कानून व्यवस्था कायम होती है, और इस वक्त सरकार का इकबाल इतना जरूर है कि हैदराबाद में कार्रवाई भी हो और दूसरी जगह व्यवस्था भी कायम रखी जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, और तब चाहे आप कितने भी सैनिक लगा दें, आंतरिक सुरक्षा कायम नहीं हो सकती। संदेश साफ था, सैनिक विकल्प के अलावा कोई रास्ता नहीं है। माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली डिफेंस कमेटी ने सैन्य तैयारी को मंजूरी दे दी। माउंटबेटन ने लिखा, ये बात मीटिंग में पंडित नेहरू ने खुलकर कही और मुझे व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन भी दिया कि जब तक हैदराबाद में हिंदुओं के कत्लेआम जैसी घटनाएं ना हो, वो ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। नींव रखने में जिस पर कि आगे स्ट्रक्चर नेहरू जी खड़ा कर पाए, वो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट योगदान वो सरदार पटेल का था। तो बहुत अहम, आज़ादी के कगार पे खड़े एक राष्ट्र का रूप लेने वाला देश की रीढ़ सरदार पटेल। हैदराबाद किसी भी सूरत में भारत में शामिल होने को तैयार नहीं था, लेकिन सरदार पटेल के मन में जरा भी दुविधा नहीं थी। वो जानते थे कि बगैर सैन्य कार्रवाई के हैदराबाद भारत में शामिल नहीं हो सकता था। इसी मुद्दे को लेकर 8 सितंबर 1948 को कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में पटेल ने कहा कि हैदराबाद की अराजकता सिर्फ सैन्य कार्रवाई से खत्म हो सकती थी, मगर नेहरू इस बात से मुतमईन नहीं थे। वो सरदार पटेल के कामकाज से नाराज भी थे। तनाव इस कदर बढ़ा कि सरदार पटेल बैठक छोड़कर चले गए, मगर आखिरकार 13 सितंबर को सैन्य कार्रवाई की इजाजत दे दी गई। नेहरू और पटेल के जो अप्रोचेस थे, पटेल बहुत फर्म थे इस सेंस में कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब
जो भी बात रखी जाए, जिस सिद्धांत पर यूनिफिकेशन या ज्वाइनिंग की बात हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो, उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन हो, साफ बेबाक हो। नेहरू जी की सोच ये थी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का किसी भी तरह से फ्लाउट उसको ना तोड़ा जाए। जवाब में भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन कैटरपिलर शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन भी कहा जाता है। सत्रह सितंबर 1948 की शाम करीब 4 बजे हैदराबाद रेडियो पर निजाम उस्मान अली आए। हमने अपनी फौज को जंग रोकने का हुक्म दे दिया है और हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने के लिए भी तैयार है। और इसी के साथ हैदराबाद पूरी तरह से भारत में शामिल हो गया। निजाम की जिद की वजह से सैकड़ों जानें गईं, लेकिन पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने दरियादिली दिखाई। मीर उस्मान अली को हैदराबाद का राज प्रमुख घोषित किया गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए 1947 में सेना भेजने की जरूरत थी। तब सरदार पटेल ने माउंट बैटन और सैनिक अफसरों की राय के उलट सेना भेजने का बड़ा फैसला किया, और ये फैसले वो बतौर उप प्रधानमंत्री ले रहे थे, बतौर गृह मंत्री ले रहे थे। कई बार इन फैसलों का विरोध कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री नेहरू कर रहे होते थे। शायद इसलिए वो सरदार थे, पद से नहीं, अपने काम से।